लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक। लॉर्ड रिपन आता है 1880 टू 1884। लिबरल डेमोक्रेटिक था, ये इंडियंस के साथ सिंपैथी रखता था। एंड इसे अपॉइंट किया था ग्लैडस्टोन ने। ये लिबरल पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे ग्लैडस्टोन, इन्होंने अपॉइंट किया था किसको, लॉर्ड रिपन को। एंड रिपन ये अफगान पॉलिसी जो लिटन की थी उसको रिवर्स करना चाहता था। जो लिटन की बेकार सी अफगान पॉलिसी थी उसको रिवर्स करने का काम दिया था, और इसने लिबरलाइज किया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को, बहुत लिबरलाइज किया लॉर्ड रिपन ने। तो रिपन के टाइम क्या क्या काम हुए, तो इसने रेंडिशन ऑफ मैसूर का जो राजा था उसको हटा दिया था, वोडियार राजा 1831 में उसको हटा दिया गया था, वो जंग से काम नहीं करता डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अंडर। तो 1881 में फिर से इसे रिस्टोर कर दिया, ऐसा बोलते हैं रेंडिशन ऑफ मैसूर। फिर फर्स्ट फैक्ट्री आता है 1881, तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आता है 1881। एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था 1878 में, उसको रिपील कर देता है 1882 में। एंड फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए बनती है हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन किस लिए बनती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हंटर कमीशन बनती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1882 में, 1883 में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी होती है लिटन के टाइम, रिपन के टाइम, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी इन 1883। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 1882 में क्या काम किया लॉर्ड रिपन ने, तो इसने सेल्फ गवर्नमेंट बोला कि हाईएस्ट एंड नोबलेस्ट प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, तो सेल्फ गवर्नमेंट को बहुत इसे प्रमोट करता था लॉर्ड रिपन। एंड लोकल गवर्नमेंट इसने बोला वाज आइडिया ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज नॉट ओनली वन न्यू, लाइक ऐसा नहीं है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिपन के टाइम में, इससे पहले भी होता था। बड़ी बड़ी सिटी म्यूनिसपैलिटीज, बिग टाउन्स में म्यूनिसपैलिटीज होती थी एंड म्यूनिसिपल कमिश्नर होते थे, लेकिन ये डायरेक्टली अपॉइंट कर दिए जाते थे किसके साथ, गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसने तो रिपन ने लोकल बॉडीज बनाई, म्यूनिसिपल कमिटीज बनाई टाउन्स में। तो अभी तो बड़ी बड़ी सिटी में थे, इवन टाउन्स में म्यूनिसिपल कमिटीज बनाई और लोकल बोर्ड्स बनाए। कहाँ पे लोकल बोर्ड्स बनाए, तालुक एंड विलेज लेवल पे लोकल बोर्ड्स बनाए। तो क्या बनाए, म्यूनिसिपल कमिटी बनाई टाउन्स में, क्या बनाई टाउन से, तो वहाँ पे म्यूनिसिपल कमिटी बनाई एंड लोकल बोर्ड्स बनाए, तालुक एंड विलेज लेवल पे लोकल बोर्ड्स बनाए। एंड पावर म्यूनिसपैलिटीज की पावर, मतलब ये सेल्फ गवर्नमेंट बोल रहे हैं ना, तो पावर बढ़ा दी गई कि आप अपने से काम करो, तो पावर ऑफ म्यूनिसपैलिटी इंक्रीज कर दी गई। और जो चेयरमैन था उसको नॉन ऑफिशियल कर दिया। चेयरमैन नॉन ऑफिशियल का मतलब ब्रिटिश अपॉइंट नहीं कर रहा है, ऑफिशियल मतलब ब्रिटिश अपॉइंट कर रहा है, नॉन ऑफिशियल कर दिया गया चेयरमैन, मतलब इंडियंस। तो लोकल बॉडीज को क्या क्या टास्क दिए जाते थे, लोकल बॉडीज को लोकल अमेनिटीज, सैनिटेशन, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, प्राइमरी एजुकेशन सब लोकल बॉडीज को दे दी थी। तो डिस्ट्रिक्ट एंड तालुक बोर्ड्स भी क्रिएट किए रिपन ने। एंड इसने बोला मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर होंगे वो इलेक्टेड ऑफ नॉन ऑफिशियल होंगे, तो ज़्यादातर लोग इलेक्टेड होके आएंगे, तो इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल्स मेंबर बोले। एंड लोकल बॉडी को एग्जीक्यूटिव पावर भी दी गई, ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो लोकल बॉडीज जो भी थी म्यूनिसपैलिटीज, उनकी लोकल बॉडीज को एग्जीक्यूटिव पावर भी दी गई, उनके खुद के फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, खुद के पैसे थे, उन्हें पैसे भी दिए जाते थे कि वो अपने अच्छे से काम कर पाए। तो रिपन चाहता था कि हम तो रूल कर रहे हैं लेकिन कुछ टाइम बाद हमें इंडियंस को ही जो सत्ता है वो थाम देनी है। तो इसलिए वो चाहता था कि, तो ये पहला वाइस था जो ऐसा चाहता था। तो इलेक्शन ऑफ लोकल बॉडीज अलग, तो ये इलेक्शन कराता था लोकल बॉडीज का अगेंस्ट सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट बाय गवर्नमेंट। तो ये इलेक्शन कराता था वो लोकल बॉडीज का अगेंस्ट सिलेक्शन, तो चाहता था इलेक्शन हो ज़्यादातर, चाहे अपॉइंटमेंट ना हो डायरेक्ट। तो ये चैंपियन था एजुकेशन का, इसने रिपन ने बहुत सारे एजुकेशन किए। उसने देखा कि वुड्स डिस्पैच कब आया था 1954, वो सही से उसकी बातें लागू हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उसकी रिकमेंडेशन को रिव्यू करने के लिए इसने एक कमीशन बिठाई इस 1882 में, इसका नाम था हंटर कमीशन। तो इसके चेयरमैन थे सर विलियम हंटर। तो सर विलियम हंटर कमीशन बिठाई गई एजुकेशन के लिए 1882 बाय लॉर्ड रिपन, हंटर कमीशन बाय लॉर्ड रिपन। हंटर कमीशन ने क्या बोला कि प्राइमरी शिक्षा मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन में काफ़ी ध्यान दिया जाए। तो उसने बोला कि 2 चैनल्स होने चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। एक तो जहाँ पे लिटरेसी लेवल मतलब वो एंट्रेंस एग्जाम पढ़े फिर यूनिवर्सिटी के, लिटरेसी लेवल हो वहाँ पे फिर एंट्रेंस एग्जाम हो कि वो यूनिवर्सिटी में जाए। और दूसरे होने कि जो नहीं पढ़ना चाहते हैं एक लिमिट के बाद, उन्हें वोकेशनल करियर प्रोवाइड किया जाए कि वो आराम से जॉब कर पाए। तो ये जर्मनी में आज भी फॉलो होता है। जो लिटरेसी लेवल पढ़ते हैं और जो यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं वो इंजीनियरिंग एग्जाम थे, जो डायरेक्ट जॉब करना चाहते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है 1-2-3 साल तक। तो कमीशन ने देखा कि वुमेन एजुकेशन की बहुत ही गंदी कंडीशन है। उसने बोला स्पेशली आफ्टर द प्रेसिडेंसी डाउन, मतलब जैसे अगर कैलकाटा देख लो, बॉम्बे देख लो, मद्रास देख लो, इसके बाहर तो वुमेन की
एजुकेशन है बिल्कुल नेग्लेजिबल है, यहाँ पे कहीं वुमेन एजुकेटेड नहीं थी, तो ना इस पर ध्यान दिया जाए। इसने बोला लोकल बॉडीज होनी चाहिए, तो एलिमेंट्री एजुकेशन इसने बोला कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन लक्ष्य नहीं, एजुकेशन जो भी है प्राइमरी एजुकेशन, इसने बोला लोकल बॉडीज का काम देखे, लोकल बॉडी अच्छे से संभाल पाएंगे, तो ये जिम्मेदारी लोकल बॉडीज पे डालने के लिए बोला। किसने? वुड स्टेशन, हंटर कमीशन ने बोला 180-82। बट क्या राइम आया हंटर कमीशन, फिर फैक्ट्री फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, पहली बार कोई फैक्ट्री में रेगुलेशन करने के लिए आया। लॉर्ड रिपन ने कुछ कंडीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश की फैक्ट्री में, तो उसने बोला कि बैन कर दिया कि 7 साल से कम बच्चे फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता, लाइक 7 साल के बच्चों को बैन किया बस। फिर उन्होंने वर्किंग आवर जो थे 12 साल की एज के, उनको रिड्यूस कर दिया। तो उन्होंने बोला कि वर्किंग आवर जो 12 साल की, अगर 12 साल से छोटा अगर वो बच्चा है तो उसका वर्किंग आवर फिक्स कर दिया कि इससे ज़्यादा वर्किंग आवर नहीं कर सकते। 13 साल का बच्चा तो कितना भी रगड़ करके काम करा, तो 12 साल के बच्चे के वर्किंग आवर रिड्यूस करते, 7 साल के बच्चे को एम्प्लॉय नहीं कर सकते, एंड 7 साल के बच्चे को तो आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते। 7 से 12 क्या एक वर्किंग टाइम है, 13 साल के बच्चे से आप कुछ भी कराओ। और बोला गया कि 1 घंटा का रेस्ट दिया जाएगा पूरे दिन, सिर्फ 1 आवर रेस्ट एंड 4 हॉलीडे दिए जाएंगे, मंथ में 4 हॉलीडे। और उसने बोला कि जो भी डेंजरस मशीन है उनका प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग का जान चली जाती थी, कुछ लोग कट जाते थे, अपाइज हो जाते थे, तो लाइक प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए। अगर कोई डेंजरस मशीन है तो लोग उससे कुछ हो ना, तो एक फेंसिंग होनी चाहिए फैक्ट्रीज में। फिर वो बोला कि इंस्पेक्टर होना चाहिए, इंस्पेक्टर के ये सारे रूल्स एम्प्लॉय हो रहे हैं, वो देखे जाके सारी फैक्ट्रीज में कि आप 7 साल के कम बच्चे को तो नहीं कर रहे हो, या कितने घंटे काम करा रहे हो, या हॉलीडेज दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो इंस्पेक्टर अपॉइंट करने को बोला फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881। पहले क्या होता था कि यूरोपियन जो अगर कोई यूरोपियन ने कुछ गड़बड़ किया तो वो सिर्फ यूरोपियन जज उसे देख सकता था, तो जज सिर्फ यूरोपियन देखेगा, तो इल्बर्ट विल, तो ये अनजस्ट था, ये डिस्क्रिमिनेटरी था कि अगर एक हिंदू है, एक इंडियन है, इंडियन अगर वो जज बना है सारी क्वालिफिकेशन जैसे एक यूरोपियन जज बना है सेम पोजीशन पे, तब भी इंग्लिश को सिर्फ एक इंग्लिश देख सकता था। तो ये अनजस्ट था, इस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए इल्बर्ट विल लेके आए, सीपी इल्बर्ट। ये कौन थे? लॉ मेंबर थे। तो सीपी इल्बर्ट लॉ मेंबर थे, ये इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक लॉ मेंबर थे सीपी इल्बर्ट। तो इन्होंने इसको बिठाया, उसने बोला कि चलो तुम देखो एक बिल प्रोड्यूस करो कि जो डिस्क्रिमिनेशन है जुडिशरी में वो हटाया जा सके, इंडियंस के बाइस्ड अगेंस्ट है। तो 1883 में ये बिल लेके आए। तो यूरोपियन ने बहुत अपोज किया इस बिल को, 1 लाख का चंदा, 1,50,000 रुपीज कलेक्ट करिए, और इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई डिफेंस एसोसिएशन एक अपोज करने के लिए इल्बर्ट बिल को। तो उन्होंने बोला कि इंडियंस हमें जज करें, इंडियंस हमें देखें, इससे अच्छा हम बोरिया बिस्तर समेट के इंडिया छोड़ के चले जाएं। उन्होंने बोला कि इंडियंस हमें सजा ना दे, चाहे हम किसी का खून भी कर दें। तो प्रेस, इंग्लैंड की जो प्रेस थी उसने भी इन्हीं अंग्रेजों का साथ दिया। तो रिपन पे बहुत प्रेशर आया, रिपन ने बिल हटाना पड़ा। तो ये थी इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी 1883। तो इससे इंडियन नेशनलिज्म जागा, इससे पता चला कि ये ब्रिटिशर कितना भी बोल ले। 1858 के क्वीन प्रोक्लेमेशन में क्या बोला था कि ब्रिटिश और इंडियन सब्जेक्ट बराबर है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी, ये सबको पता चल गया। तो ये बहुत ही वाटर मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये पता चला कि कभी भी गोरे लोग हमें बराबरी का दर्जा नहीं मिलेंगे। और रिपन भी डिलीजन हो गया बहुत, वो उसने सोचा हमें तो अच्छा करने की कोशिश करी, तो उसने रिजाइन कर दिया इसके बाद। एंड इमीडिएट इसके बाद, इसके अवेकनिंग के बाद आईएनसी बनती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। रिपन के अगले साल ही जाने के बाद आईएनसी बनती है। तो रिपन को मोस्ट पॉपुलर वाइसराय बोलते, सबसे ज्यादा पॉपुलर था, एंड इसको लोग बोलते थे रिपन द गुड, क्योंकि एक लौता वाइसराय था जो इंडियन प्रॉब्लम के साथ को कंपैशन और सिंपैथी के साथ देखता था, इंडियन प्रॉब्लम्स को कंपैशन एंड सिंपैथी के साथ देखता था। तो लोग इसे रिपन द गुड बोलते थे, सबसे ज्यादा पॉपुलर था रिपन लोगों के अंडर। एंड इसने रेशियल डिस्टिंक्शन भी हटाने की कोशिश की, इंडियन जुडिशरी में, लेकिन ये फेल हो गया। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लिटल लेके आया था वो भी हटा दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 वाला हटा दिया, 1882 में इसने रिपील कर दिया। एंड इसने रियूनियन किया मैसूर का, तो रेंडिशन किया मैसूर का, किसी को अपना राजा को वापस कर देना है। एक ये ऐसा बहुत ही कम हुआ था ब्रिटिशर द्वारा, ब्रिटिशर ले लेते एम्पायर, लेकिन कोई वापस नहीं करते। तो रेंडिशन ऑफ मैसूर उन्होंने किया। उन्होंने लोकल सेल गवर्नमेंट लेके आए, तो इससे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई अमंग द मासेस। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाइसरॉय थे लॉर्ड रिपन।